नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं रणभूमि। आज रणभूमि का शब्द है भर्ती प्रक्रिया। यह शब्द हरियाणा में अक्सर चर्चा में ही रहता है, चाहे उसे बेरोजगारों की उम्मीद के तौर पर देखें या फिर कर्मचारियों की बर्खास्तगी के बाद। दोनों ही सूरतों में सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना अगर किसी को करना पड़ता है तो उन लोगों को जो पहले तो नौकरी पाते हैं और फिर किन्हीं कारणों से उन्हें निकाल दिया जाता है। विपक्ष का यह कहना है कि सरकार नौकरी देने के नाम पर राजनीतिक लाभ लेती है और फिर निकाल देती है। अब सवाल यह कि आखिर वो कौन से नुक्ते हैं जिनसे दिल दुखते हैं। एक रिपोर्ट दिखाएंगे आपको, उसके बाद चर्चा में लौटते हैं। बर्खास्त हुए ग्रुप डी के कर्मचारी। विपक्ष का सवाल, अब किसकी बारी? भर्ती प्रक्रिया पर उठा सवाल, बेरोजगार करने पर मचा बवाल। आखिर कब तक रहेगा यही हाल? खेल कोटे से भर्ती किए गए कर्मचारियों की बर्खास्तगी के आदेश के आए, सरकार के साथ साथ पूरी चयन प्रक्रिया ही सवालों के घेरे में आ गई। दरअसल सरकार ने साल 2019 में खेल कोटे में ग्रुप डी में भर्ती किए गए 1518 कर्मचारियों को हाईकोर्ट के आदेश के बाद नौकरी से बर्खास्त कर दिया। 31 दिसंबर 2020 को शिक्षा, स्वास्थ्य, पशुपालन एवं डेयरी सामान्य प्रशासन विभागों ने इन कर्मचारियों को बर्खास्त करने के आदेश दिए। अन्य विभागों में भी यही प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले से ही कई मुद्दों पर घिरी सरकार अब एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर है। कोर्ट के आदेश का हवाला देकर इस पूरे मामले पर सफाई तो दी जा रही है। कोर्ट में जाने के उपरांत उन्होंने अपने सारे विकल्प इस्तेमाल करे। इन विकल्पों के इस्तेमाल करने के उपरांत ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कथन के अनुसार ये सरकार काम कर रही है। लेकिन सवाल यहाँ ये भी उठता है कि एक तरफ सरकार के आदेश पर आयोग कर्मचारियों की भर्ती करता है और फिर किन्हीं कारणों से चयनित कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है। पहले से बर्खास्त पीटीआई टीचर्स लगभग 200 दिन से ज्यादा से बहाली की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं। वहीं 500 से ज्यादा ड्राइंग टीचर्स को भी बहाली का इंतजार है। निश्चित तौर से सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने 12 जनवरी को सभी जो हमारे जिला मुख्यालय हैं उनका घेराव हम करेंगे। ग्रुप डी में बर्खास्त हुए कर्मचारियों के मामले पर सर्व कर्मचारी संघ आवाज बुलंद कर रहा है। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष लांबा ने कहा कि कर्मचारियों की बर्खास्तगी सहित अन्य मांगों को लेकर 4 जनवरी को जनसंपर्क और 12 जनवरी को डीसी कार्यालयों का घेराव किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए, बिना किसी देरी की चर्चा में आगे बढ़ेंगे और अपने खास मेहमानों का तारुफ मैं आपसे सभी से करवा दूं और उसके बाद सवाल लेंगे उन सभी खास मेहमानों से कि आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस से रमेश बामल साहब जुड़ गए हैं। बामल जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी से रमन मलिक साहब हैं। मलिक साहब, बहुत बहुत स्वागत है। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के अध्यक्ष सुभाष लांबर जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, बहुत स्वागत आपका भी है। लेकिन पहला सवाल मलिक साहब मेरा आपसे, बड़ी उम्मीद थी लोगों को कि रोजगार मिलेगा, लेकिन नौकरी कर पाना ही बड़ा मुश्किल हो चला है। चयन होता है, उसके बाद निकाल दिए जाते हैं। आखिर कहां जाएंगे कर्मचारी? देखिए, चयन जो उसके अंतर्गत जो मानक बनाए गए उसको पूर्ण करने के लिए 6-8 महीने का समय दिया गया था। ऐसा नहीं है कि सरकार ने समय ना दिया हो, सरकार ने पूर्ण समय दिया। उसके बाद भी विभिन्न तरीकों से सरकार ने सर नौकरी भी सरकार ने ही दी थी। अगर आप ही बोल लें तो ज्यादा फिर उचित रह जाएगा। मैं चुप हो जाता हूँ साहब। नहीं सर, सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा। मुझे भी बोलना पड़ेगा, आपको भी बोलना पड़ेगा। मेरे को नहीं पता था कि ये जो न्यूज एंकर हैं वो सवाल भी अपने आप ही करेंगे, जवाब भी अपने आप देंगे। शायद नहीं सर, सवाल मेरा वही अभी। हाँ, तो मेरे को जो जवाब देना है मेरे को वो देने दीजिए, उसके बाद बीच में अगला जवाब आप पूछ लें, अच्छा लगेगा। तो मेरा इतना कहना है कि उस समय से उसके बाद जिस ये जो पूर्ण नहीं हुई चीजें, फिर ये लोग कोर्ट में भी गए और कोर्ट में जाके जो अलग अलग इन्होंने जो अपने अधिकार थे उनका प्रयोग करते हुए सारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक गए हैं। वहां से जो आदेश आए हैं अब सरकार उनका पूर्ण कर रही है। हमने
अगर नौकरी देनी नहीं होती तो हम नौकरियां निकालते ही क्यों। और इस सरकार ने, पहले आपको बता दूं कि पूर्व की जितनी भी सरकारें हैं हरियाणा के इतिहास में, आप उनके करे हुए काम, उनके दी हुई नौकरियां देख लें और इस सरकार की दी हुई नौकरियां देख लें, दोनों में आपको पता लगेगा कि जैसे पिछली सरकार की अगर मैं बात करूं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जी, तो उन्होंने जितनी नौकरियां 10 साल में दी थी उससे 1.5 नौकरियां हमने 5 साल 6 साल में दे दी हुई हैं। तो ये तो बात फैक्ट है कि ये सरकार पारदर्शिता से न्याय के अनुरूप काम करती है, ऐसा काम नहीं करती कि जिसके कारण या तो जेल में जाना पड़े और या जेल से बचते हुए भागना पड़े, ऐसे काम नहीं करती। लेकिन मलिक साहब, ठीक है, आप कह रहे हैं कि हुड्डा साहब के राज में ऐसा ऐसा हुआ, तभी तो आप लोगों को चुना गया कि वो जो घटनाएं उस दौर में हुई उसकी पुनरावृत्ति ना हो। लेकिन यहाँ तो नए तरह का मामला है। मैं इस पूरे मामले पर रमेश बामल साहब से भी जरूर पूछूंगा कि बामल साहब, हुड्डा साहब के राज का जिक्र हो रहा है, लेकिन वर्तमान समय में जिस तरह से कर्मचारी नौकरियों से हाथ धो रहे हैं वो पुरानी प्रक्रिया आज भी जारी है। हुड्डा सरकार के राज में भी ऐसा हो रहा था, बीजेपी के राज में भी ऐसा हो रहा है। कर्मचारियों का भला आखिर कौन सोचेगा? बिल्कुल आशीष जी, बहुत बढ़िया बात की है आपने। मैं इस चीज को डिनाई नहीं करता कि जिस तरह शोषण होता है एम्प्लॉइज का, कोई भी है, वो गलत बात है। और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया था कि हम बेरोजगारी ख़त्म कर देंगे, तो मलिक साहब के जो बात कही इन्होंने वो असत्य बात है, मुझे अच्छी नहीं लगी। कि जो हुड्डा साहब में 10 साल में नौकरियां दी थी उससे 1.5 गुना नौकरियां दी हैं, बिल्कुल गलत बात है ये। आज बेरोजगारी के दर्जे में यदि हरियाणा को देखेंगे तो सबसे निचले स्तर पे है, और इन्होंने रोजगार देने तो बहुत दूर की बात है, इन्होंने नौकरियां छीन ली है लोगों से। आप देखिए, इनकी कभी किसी की एज कम कर देते हैं कि हम इतने साल में उनको रिटायर दे देते हैं, जिसकी एज ऐसी होगी उसको रिटायर देते हैं। इनकी रोज नई नई पॉलिसी आती हैं। और जिस तरह अभी आपने देखा होगा पिछले दिन इतने लंबे धरने रहे हैं, जैसे गेस्ट टीचर थे, कंप्यूटर टीचर थे, आज तक इन्होंने उन लोगों को सेटल नहीं किया। पीछे से इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि हम एम्प्लॉइज को सेटल कर देंगे और इतने दिन में पॉलिसी बना रहे हैं, जब वो धरने पे थे। तो वो पॉलिसी क्या बनाई, क्या मलिक साहब बताएंगे कि वो पॉलिसी बना के उन लोगों को रोजगार दे दिया इन्होंने? जो पीछे एजिटेशन हुए थे और इसी चैनल पे आके स्टेटमेंट दिया था कि हमने पॉलिसी बना दी और इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, आज तक ना तो वो पॉलिसी बनी है ना इम्प्लीमेंट हुई है। तो जिस तरह की ये झूठ बोलने की एक आदत हो गई है भारतीय जनता पार्टी की, जुमलेबाजी, तो वो बिल्कुल गलत है। रही बात, अभी इन्होंने एक बड़ी गूढ़ी बात की है कि भी हम पारदर्शिता दिखाते हैं। इनके मामले में इतने पेपर लीक हुए हैं, घोटाले हुए हैं, ये क्या दूध के धुले हैं? दूसरे पे एलिगेशन लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए और सर्वे करा लो लोगों से कि भी ये क्या कर रहे हैं। आज भी भारतीय जनता पार्टी के बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ कंप्लेंटें आई। अभी आप स्मृति ईरानी से ही पूछ लियो ना जी, उसके खिलाफ भी 25 लाख की डिमांड की कंप्लेंट आई है उसके खिलाफ कि उसने लड़की से 25 लाख रुपए मांगे हैं। तो इस तरह की बहुत सी चीजें हैं, लोग आवाज। लेकिन बामन साहब, इस बात का दावा बीजेपी और बीजेपी की सरकार के जो प्रतिनिधि हैं वो बहुत सीना ठोक के करते हैं कि पर्ची से कम हम भर्तियां नहीं करेंगे। अब बहरहाल मैं चाहूंगा कि सुभाष लांबा जी से भी एक रिएक्शन इस पूरे मामले पर ले लिया जाए। लांबा साहब, अभी मैं आ रहा हूं सर, बामन सर आ रहा हूं, मैं एक रिएक्शन ले लेता हूं यहां पर। लांबा जी हमारे साथ लगातार मौजूद है। लांबा साहब, कोर्ट का आदेश है, आखिर कोर्ट का आदेश कैसे डिनाई करें? सरकार का ये पक्ष है। नहीं, दरअसल इस मामले को ना थोड़ा समझना पड़ेगा जी कि कोर्ट का आदेश उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है जी। दरअसल ये जो भर्ती निकली थी ये 29/8/2018 को विज्ञापन जारी हुआ था, और ये वो भर्ती है, मैं आपको याद दिलाना चाहूं कि सरकार ने बड़े बड़े होर्डिंग्स वगैरह भी लगाए थे कि बिना खर्चे के, बिना पर्चे के 18,218 मतलब जींद उपचुनाव से पहले भर्ती करने का ऐलान किया था और वो भर्ती की थी। तो उसी में ये जो 1518 जो स्पोर्ट्स कोटे के कोटा था
उसमें भर्ती हुए थे, जिसका विज्ञापन 29/8/2018 को जारी हुआ था जी। और इस विज्ञापन के अंदर जो स्पोर्ट्स पॉलिसी है उसके तहत जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है वो देने की रिक्वायरमेंट थी। हाँ। एलिजिबिलिटी ये थी जी। तो हमारे जो बेरोजगार थे उन्होंने उसमें अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए और उसकी बाकायदा तौर से वेरिफिकेशन हुई, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने भी की और उसकी वेरिफिकेशन जब कंसर्न डिपार्टमेंट थे, जब ज्वाइनिंग हुई उन्होंने भी की। तो किसी को उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं थी। लेकिन 6 महीने के अंदर ही सरकार ने कहा कि हमने 25/5/2018 को पॉलिसी रिवाइज कर दी, इसलिए जो नई रिवाइज पॉलिसी है उसके हिसाब से ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट हमारे को चाहिए। लेकिन उनका कहना यह था कि हम तो 1993 की पॉलिसी में खेले थे और उस खेल नीति के हिसाब से ही हमारे को सर्टिफिकेट मिले, वही हमने अपलोड किए, उसी के हिसाब से हमें नौकरी मिली। जब हम 25/5/2018 की पॉलिसी के तहत खेले ही नहीं तो हम सर्टिफिकेट कहां से ला करके दे दें? लेकिन सरकार ने शोकॉज कर दिया कि नई पॉलिसी के हिसाब से सर्टिफिकेट दो, अदरवाइज आपकी नौकरी बर्खास्त कर दी जाएगी। तो वो माननीय हाई कोर्ट में गए तो माननीय हाई कोर्ट ने ये कहा कि जब खेल स्टार्ट हो जाता है उसके बाद नियम नहीं बदले जाते, आपने ये पहले क्लियर करना चाहिए था कि भाई ये हमारे को 25/8/2018 की जो स्पोर्ट्स पॉलिसी है उसके तहत ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट चाहिए। आपने ये क्लियर किया नहीं, इसलिए मतलब वो माननीय हाई कोर्ट ने रेगुलाइज कर दी भर्ती। लेकिन मजेदार बात इसमें यह है, जो हम साफ तौर से कहना चाहते हैं कि इसके बाद सरकार डबल बेंच में गई। कोई पेटिशनर नहीं है उस तरीके से, कोई मतलब जो अभ्यर्थी कोई रह गया उसने पेटिशन डाल दी हो, ऐसा नहीं है। हरियाणा सरकार के आदेश पर ही ये सिंगल बेंच के फैसले को डिवीजन बेंच में मतलब चैलेंज किया गया और ये प्रूव किया गया कि भाई ये हमारी की जो पॉलिसी है उसके तहत ये ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट नहीं है। तो उसके बाद डबल बेंच का फैसला मतलब इनके खिलाफ आ गया। तो ये जो मतलब कहना कि भाई पारदर्शिता की बात है वो ठीक अपनी जगह है, लेकिन इसमें सवाल ये है कि अगर आपको 25/8/2018 की पॉलिसी के तहत सर्टिफिकेट चाहिए था तो विज्ञापन में क्लियर करना चाहिए था, लेकिन वो क्लियर नहीं हुआ। इसमें नुकसान क्या हुआ त्रिपाठी जी? इसमें नुकसान ये हुआ कि इन जो 1518 बच्चे हैं इन्होंने कलर के लिए भी भर्ती किया, लेकिन 5 नंबर कट गए क्योंकि आप नौकरी कर रहे हो इसलिए 5 नंबर कट गए। अगर वो 5 नंबर इनको मिल जाते तो ये नौकरी आज कलर के भी कर रहे होते और टेस्ट भी किए कुछ दिए थे, क्योंकि नौकरी की वजह से 5 नंबर इनके कट गए और नए साल में इनको मतलब बर्खास्तगी का भी नोटिस जारी कर दिया। रमन मलिक साहब, खेल शुरू होने के बाद खेल के नियम नहीं बदले जाएंगे? नहीं, आप कोई भी करेंगे। आप ये बोल रहे हैं, आज आपने बड़े स्पष्ट रूप से बोला कि 25 मई 2018 की जो पॉलिसी है उसके तहत सर्टिफिकेट मांगे। तो विषय सिर्फ ये आता है कि जब आपने 29 अगस्त 2018 को ग्रुप डी की विज्ञापन आया था तो आप कंकरेंट मांगेंगे ना। इट इज डीम्ड टू बी अंडरस्टैंड कि जो कंकरेंट पॉलिसी है उसके तहत आपको करना होगा। और कंकरेंट पॉलिसी के लिए भी अगर सरकार ने समय ना दिया हो उनको दोबारा पंजीकृत करा के उसको अपडेट कराने के लिए ये सर्टिफिकेशंस को, तो सरकार गलती पे है। सरकार ने 6 महीने का समय दिया बकायदा कि जी उसको अपग्रेड कराया जाए। तो अगर अगस्त में हम ऐड निकालते हैं और मई में पॉलिसी आ चुकी है तो क्या जो पॉलिसी सीज हो चुकी है उस पे चलेगा या जो करंट में पॉलिसी एप्लीकेबल है उस पे होगा? तो एक सवाल तो ये आता है। तो ये बैकड्रॉप में गेम के रूल चेंज करने का जो इनका कथन है ये तो वहां है। हमारी संवेदनाएं और हमारा साथ इनके और जो 1518 लोग हैं उनके साथ है, इसीलिए हमने समय दिया कि आप उसको अपग्रेड करा लीजिए। अपग्रेड कराने में जो आपके सर्टिफिकेशंस हैं उसको अपग्रेड कराने में क्या दिक्कत है? मलिक साहब, आपकी संवेदना 1983 बर्खास्त पीटीआई टीचर्स के साथ भी है और 518 की संख्या ड्राइंग टीचर्स की है।
सीएम साहब से मिले थे वो, उन्होंने कहा था हम कहीं ना कहीं एडजस्ट कर देंगे। 1518 और नए आ गए, इनके भी एडजस्टमेंट के लिए सोचना होगा अब आप लोगों को। देखिए, सरकार को तो प्रदेश के 2.5 करोड़ जनता के लिए सोचना है, वो सोचती है, लेकिन मेरा विषय जो मैं यहाँ बार बार आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या कोई भी सरकारी नौकरी जो पास्ट का कानून होगा उस पे चलेगी या करंट के कानून पे चलेगी? अगर 29 अगस्त को ग्रुप डी की नौकरियां आई, इतने ये 18,218 पदों की एक एडवर्टाइजमेंट आती है, तो क्या वो जो उस समय 25 मई से जो कानून या खेल नीति बन चुकी थी उसके तहत चलेगी या वो उससे पहले की तहत चलेगी? सर एक मिनट जरा। जी लांबा साहब। सर इसमें मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये जो कह रहे हैं बिल्कुल सच कह रहे हैं, इनसे बात से मैं सहमत हूं, लेकिन जो विज्ञापन जारी हुआ तो उसमें इसको क्लियर कर देना चाहिए था कि जो नई पॉलिसी है उसके हिसाब से ग्रेडेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक बात नहीं सर। दूसरी जो अपग्रेडेशन की बात कही जा रही है कि भाई अपग्रेडेशन जो है हमने टाइम दिया, जो 25/8/2018 की पॉलिसी के तहत वो बच्चा खेला ही नहीं तो अपग्रेडेशन सर्टिफिकेट कहां से ले आएगा? वो पुरानी पॉलिसी के हिसाब से सर्टिफिकेट है। और आपके हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने उसको वेरीफाई किया है, डिपार्टमेंट ने वेरीफाई किया है, उसके बाद विद इन 6 मंथ के बाद ये शो कॉज नोटिस जारी हुआ है, जिसके बाद वो कोर्ट में गए हैं। उसके बाद सिंगल बेंच का फैसला उनके पक्ष में आने के बाद उसके बाद डबल बेंच में सरकार गई है उनको हटवाने के लिए, ना कि कोई और गया। एक बात तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर 25/8/2018 की पॉलिसी में ग्रेडेशन सर्टिफिकेट वाले बच्चे 1518 हैं ही नहीं, तो फिर कोटे 1518 का क्या मतलब है जब आपके पास उसके बाद इतने बच्चे हैं ही नहीं। और आज की तारीख में भी जो समय देकर के इस प्रकार की शिकायतें भी हैं, जिसकी शिकायत माननीय मुख्यमंत्री जी को की है कि मतलब गलत तरीके से पैसे दे करके सर्टिफिकेट बनवाए जा रहे हैं, ऐसी शिकायतें रिटर्न में है। माननीय मुख्यमंत्री जी को शिकायतें की हैं कि इनकी जांच करो। एक तरीके से दुकान खोल दी, 15 से 18 बच्चे में से अब कितने बच्चे मिलेंगे, इस तरीके की बातचीत। मलिक साहब जवाब दीजिए, उसके बाद बामल साहब के पास चलेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो किसी की भी ये जो बात आती है कि जी कोई पैसे लेकर कर रहा है, मैं आपको स्पष्ट रूप से बोल रहा हूं और सरकार का प्रवक्ता होते हुए भारतीय जनता पार्टी की मैं इतना जरूर बोल सकता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारी पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई भी किसी भी किस्म की हमारा कोई कार्यकर्ता या कोई और साथी किसी प्रकार से पैसों का देन लेन करके नियमों को चेंज कराए या नियमों के साथ खिलवाड़ करे। एक चीज। दूसरी चीज, हमारे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे किसी परिवार का या हमारे किसी जान पहचान वाले का अगर नाम आए तो इससे हमारे को फर्क पड़ता हो। कानून उसके लिए भी बराबर है और उसके लिए भी वही होगा जो एक कानून की किताब में लिखा जाता है। तीसरी बड़ी चीज बता देता हूँ, ये आज तक हमने कभी भी ये नहीं करा कि अगर किसी का नाम इस तरीके से आया हो तो उसकी जांच निष्पक्ष रूप से ना हो। हमने तो यहाँ मलिक साहब कई विभागों, आरोप यहाँ भी लग रहे हैं कि कई विभागों में भी तैयारियां हैं और कर्मचारियों को बर्खास्त किया जाएगा। सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर इन बर्खास्तगी का क्या सिलसिला कब तक चलता रहेगा और कब तक ये कर्मचारी यूं ही परेशान होते रहेंगे? क्यों भर्ती प्रक्रिया के समय इस बात को फिल्ट्रेट क्यों नहीं कर दिया जाता? देखिए सर, मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ जी। आज हम दिसंबर में बैठे हैं तो आप आपको बोला जा रहा है कि जी कोविड के कारण इनकम टैक्स रिटर्न आप पहले 31 तारीख की बात थी, उसके बाद फिर आ गया 10 जनवरी तक देंगे। लेकिन 10 जनवरी तक फिल करना है इनकम टैक्स रिटर्न, ये तो आपने सुन लिया। क्या आप इनकम टैक्स का फॉर्म 2018 का लेंगे या जो कंकरेंट होगा वो लोगे? आज जो चल रहा है वही लोगे ना। एग्जाम्पल तो सर आपका बिल्कुल सटीक है, लेकिन उन लोगों की परेशानी का भी कोई रास्ता आपको तलाशना पड़ेगा। रमेश बामल साहब बहुत अच्छे एग्जाम्पल यहाँ पर मलिक साहब दे रहे हैं, लेकिन वो सवाल अभी भी बना हुआ है।
आप लोगों के समय में भी, कांग्रेस के समय में भी ये सब परेशानियां थी। भर्ती प्रक्रिया आखिर हरियाणा की क्यों क्लियर नहीं हो रही है? भर्ती के समय में ये चीजें क्यों नहीं देखी जाती कि आगे परेशानी ना पैदा हो? मैं आ रहा हूं सर, बामल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। मलिक साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, बामल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, आपसे ही सवाल ले रहे हैं वो भी। बामल साहब। आशीष जी, इस तरह के एग्जाम्पल देना कि इनकम टैक्स रिटर्न का पुराना फार्म नहीं यूज होगा, राज वाला यूज होगा, ये एक अलग सिचुएशन है। हर चीज को हम उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। और कांग्रेस के राज में इस तरह का नहीं हुआ कि आप इलेक्शन से पहले एक एडवर्टाइजमेंट कर दो और वोट लेने के लिए लोगों को भड़काने के, लोगों को सिर्फ ये वाह बटोरने के लिए कि हमने जी 1518 ग्रुप डी में जो कर्मचारियों को नौकरी दी है, उसके बाद नौकरी दे दी और फिर इसके नाम पे कि मैं इन 1518 जिनकी नौकरी छीन ली है मैं उनकी बात कर रहा हूं। और उसके बाद आप इस तरह कर्मचारियों की नौकरी छीन लेते हैं एक पॉलिसी के बेस पे कि पहले तो आपने उनको नौकरियां दे दी, फिर उनकी छीन ली, फिर आप पॉलिसी के नाम पे कि हम पॉलिसी बना रहे हैं इनको एडजस्ट कर लेंगे। आप ये बताइए कि आपने वो जो पॉलिसी जो पिछले कर्मचारियों के बारे में स्टेटमेंट दी थी, माननीय सीएम साहब ने क्या उसको एडजस्ट कर लिया? और आप उसके बाद जब कोई चीज जो अपग्रेडेशन की जो बात इतनी एक्सप्लेन करी है लांबा साहब ने, वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया उन्होंने कि जिस बच्चे के पास एक सर्टिफिकेट जो गेम में पहले खेल लिया उसको अपग्रेड कहां से करा के लाएंगे? क्या आपने उसमें ऐसी चेंज करके बात करने की आपको आती है? एक सर बार गोल पोस्ट, अरे रमन जी आप अपना सुनिए जरा। आप जब आपने बड़ी सफाई से बात कह दी, हमने आपकी बात को इग्नोर नहीं किया, हमने सुना आपकी बात को। आप भी सुनने की थोड़ी सी हिम्मत रखिए मलिक साहब। ऐसे जुमलेबाजी सुनाने से या आराम से बोलने से उसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत साफ सुथरे हो। अभी आप देखिए जो मैं बताता हूं, आप छोड़िए राहुल गांधी, आप मोदी जी भी नहीं हो, आप अमित शाह भी नहीं हो, फिर आप कहिए, फिर आप राहुल जी के ऊपर मत जाइए, आपने तड़ी पार गृह मंत्री के ऊपर जाइए, आप अपने मोदी के पास जाइए जिसके ऊपर जो बचपन में चोर था आज पूरे देश को बेच दिया, और आप मेरे को मजबूर नहीं कर रहे। देखिए समय की कमी है रामल साहब, मलिक साहब, समय की कमी है। मैं लांबा जी का विषय हमारे नेता के बारे में थोड़ा कोऑपरेट कीजिए प्लीज। बामल साहब, लांबा साहब समय की बहुत कमी है। आखिरी लांबा साहब आवाज मिल पा रही है? आखिरी 2 मिनट हमारे पास हैं। एक सवाल सरकार से, क्या अब उम्मीद करते हैं आप आगे, क्या आप लोगों की तैयारी है? लांबा साहब। सर मैं तो ये कह रहा हूं कि जब सिंगल बेंच में ये बच्चे जीत गए थे तो सरकार डबल बेंच में इनकी नौकरी हटवाने के लिए क्यों गई? नंबर 1। दूसरा, ये जो नौकरी हटा दिए, बर्खास्त पीटीआई को एडजस्टमेंट करने की बात थी, अभी तक उनकी एडजस्टमेंट नहीं हुई। इन सारे इश्यूज को लेकर के 12 तारीख को पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालयों का घेराव सर्कमस्टेंशन हरियाणा के बैनर के तले पूरे हरियाणा के लोग कर्मचारी हमारे करेंगे। और क्या उम्मीद है सरकार से? हैं मलिक साहब, एक डायरेक्टर जो खेल हैं उनको लिखित में शिकायत कर रखी है कि पैसे ले लेकर के अब सर्टिफिकेट बनवाए जा रहे हैं, क्योंकि जो 1993 की पॉलिसी में खेले हैं, जो इस नई पॉलिसी में खेले ही नहीं, उनके सर्टिफिकेट कहां से आ जाएंगे जो अब लेकर के आए जा रहे हैं? इसकी जांच भी सरकार को करनी चाहिए। और जो खेल मंत्रालय है उसमें जो सारा खेल हो रहा है उनके खिलाफ लांबा साहब कम शब्दों में बताइए, आखिर सरकार से उम्मीद क्या करते हैं अब आगे आप? हम हरियाणा सरकार से ये उम्मीद करते हैं बिल्कुल विनम्रता के साथ कि सरकार को रिलैक्सेशन देनी चाहिए। कोई कर्मचारी नहीं गया कोर्ट में इनके खिलाफ, सरकार गई है इनके खिलाफ कोर्ट में, तो 1993 की पॉलिसी के हिसाब से रिलैक्सेशन दे करके इन 1518 परिवारों को बचाना चाहिए। अदरवाइज इनके सामने ताउम्र ये नए साल का जो तोहफा मिला है कभी नहीं भूल पाएंगे। चलिए, चूंकि समय की कमी है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रमन जी बहुत शुक्रिया, रमेश बामल साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मलिक साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए। तो सरकार से जो उम्मीद यहां पर अब सर्व कर्मचारी संघ कर रहा है, देखना होगा कि किस सरकार इस बारे में कोई विचार विमर्श करती है, किस तरह से उन बर्खास्त कर्मचारियों को एडजस्ट किया जाएगा, और आखिर भर्ती प्रक्रिया में वो फिल्ट्रेशन पहले ही क्यों नहीं कर ली जाती कि बाद में रोजगार मिलने के बाद उन्हें बेरोजगार करना आखिर कितने दुख की बात है। और ये
उन तमाम लोगों के साथ साथ उन परिवारों से जुड़ी भी एक बड़ी समस्या है जो इन लोगों पर आश्रित है। बहरहाल आज रणभूमि में फिलहाल इतना ही, लेकिन कल एक नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। इसी के साथ रणभूमि में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।